जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो सवाल पूछा गया है रिसेंटली, जो भी 2024 में यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया जीएस 1 में। अब देखिए, आपको पता होगा कि जीएस 1 के अंदर में सवाल कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। जैसे हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, फिर आपका जियोग्राफी हो गया, सोशल एंड डेमोग्राफी हो गया, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप वहीं से देख सकते हैं कि ये रिलेटेड है किससे, सोशल एंड डेमोग्राफी से। देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया आप इसको अगर देखोगे तो यहाँ पे जो वर्ड है, मतलब जो सेंटेंस, जो लैंग्वेजेस यूज की गई है, थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज यूज की गई है। मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। देखिए, जो 18th नंबर का क्वेश्चन है ये आपसे ये जानना चाहता है कि सरकार ने आज तक बहुत सी पॉलिसी और बहुत से स्कीम बनाए हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है सोसाइटी के अंदर में, समाज के अंदर में, कि जो सरकार इतनी सारी जो पॉलिसी बना रही है, स्कीम लॉन्च कर रही है, उसके बाद भी जो सोसाइटी के अंदर में जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनको ये पूरा प्रॉफिट नहीं मिल पाता, वो पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं उसका। ऐसे कौन कौन से कारण है ये आपको बताना था। ये क्वेश्चन आपसे यही जानना चाहता है। देखिए, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खासकर अगर आप सिविल सर्विस जैसे एग्जामिनेशंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो अभी हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कस कर रहे हैं। अभी जीएस 1 चल रहा है, जीएस 1 कंप्लीट हो जाएगा तब हम जीएस 2 डिस्कस करेंगे, जीएस 2 कंप्लीट होने के बाद जीएस 3 करेंगे। ऐसे करते करते फिर जीएस 3 के बाद जीएस 4, जीएस 4 के बाद लैंग्वेज का पेपर हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल डिस्कस नहीं करेंगे। रीजन क्या है, हर एक स्टूडेंट का जो ऑप्शनल होता है वो अलग अलग होता है। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा जिसके पास जैसा ऑप्शनल है, जैसे किसी के पास पॉलिटिकल साइंस होता है, किसी के पास हिस्ट्री, किसी के पास जियोग्राफी, तो आप खुद से बैठ करके उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। देखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा वर्ड्स में लिखने होते हैं। जैसे अगर हम जीएस 1 के ही पेपर को देखते हैं तो 1 से लेकर के जो 10 तक का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में आपको कितना लिखना, 150 वर्ड्स में लिखना हर एक क्वेश्चन। 11 से लेकर के अगर हम 20 तक के क्वेश्चंस की बात करते हैं वो लिखना है आपको 250 वर्ड में, और कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। तो चैलेंजेस ये निकल के आता है कि आपको इतने लॉन्ग क्वेश्चन इन 180 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं कि एनी हाउ, और ऐसे आंसर आपको लिखने हैं कि इतने एट्रैक्टिव होने चाहिए कि आप लिमिटेड टाइम में वो आंसर आप कंप्लीट कर सकें। अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो एक आंसर लिखने का जो एवरेज निकल के आता है वो 7 मिनट्स आता है। मतलब आपके पास एक आंसर लिखने का पूरी 7 मिनट रहता है। आपको 7 मिनट में एकदम इफेक्टिव आंसर लिखने होते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही करती है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है, आपके वर्ड पावर इंक्रीज होते हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिव आंसर लिख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आपको लगता है कि ये पॉइंट्स की जगह और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स ओपन है। वीडियो के रिगार्डिंग में कुछ सजेशंस देना है आप बिल्कुल कमेंट में दे सकते हो, वो भी ओपन है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका रीजन ये होता है कि जब मैं आपको ये सारी पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊँ तो आपको ये ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं भारत के अंदर में, भारत सरकार के द्वारा जो लिया जाता है, इफेक्टिव एक्शन का मतलब है जो सकारात्मक कार्रवाई की जाती है। किसके लिए? जो इक्वेडिटी और सोशल जस्टिस, मतलब जो सोसाइटी के अंदर में जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए। तो इनका जो मेन उद्देश्य होता है, एम होता है, वो क्या रहता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है, समानता है, अवसर हैं, वो एजुकेशंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस के लिए क्या हो, उनको प्रॉफिट मिल सके, उनके डेवलपमेंट किया जा सके, ये मेन मोटिव होता है। लेकिन सरकार बहुत सी स्कीम बनाती है, बहुत से प्रोग्राम लॉन्च करती है, रिजर्वेशंस प्रोवाइड कराती है, लेकिन आज के टाइम पे भी बहुत से ऐसे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं जो इसका प्रॉपरली बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। अब देखते हैं इसके क्या क्या रीजन है, ऐसे कौन कौन से रीजन है।
देखिए इसमें अगर सबसे पहले रीज़न की बात करते हैं, आपको मतलब आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो हाँ, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज के स्टूडेंट प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, कोई हिंदी में प्रिपरेशन हिंदी लैंग्वेज लेके प्रिपरेशंस करता है, कोई इंग्लिश, तो प्रॉब्लम ना हो। देखिए लैक ऑफ अवेयरनेस, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक बैरियर्स, अर्बन रूरल डिवाइडेड और पॉलिसी गैप, ये ऐसे फैक्टर हैं तो जिसकी वजह से जो भी सरकार पॉलिसी बनाती है या जो भी स्कीम लॉन्च करती है सरकार अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए, वो प्रॉपर तरीके से वो लाभ नहीं उठा पाते हैं। अब एक एक करके हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत से ऐसे जो स्कीम्स होते हैं जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो लोगों के पास उसकी पूरी जानकारी ना होने की वजह से, आइसोलेशंस में होने की वजह से और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, वो उसका पूरा प्रॉफिट नहीं उठा पाते हैं। देखिए अगर हम फेलियर स्कीम की बात करते तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देख सकते हैं, एक फेलियर स्कीम ही था, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था, तो उसको आप पुअर इम्प्लीमेंटेशंस में भी काउंट कर सकते हैं। पुअर इम्प्लीमेंटेशंस का मतलब होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या होता है, प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, नहीं हो पाता है, मतलब किया नहीं जा सकता, मतलब नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए पॉलिसीज तो बनाई जाती हैं, पॉलिसीज एग्जिस्ट भी करती हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं अगर हम लोकल लेवल पे बात करें और रीजनल लेवल पे बात करें, तो प्रॉपरली तरीके से जैसा इम्प्लीमेंट होना चाहिए वैसा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो इसका इम्पैक्ट यही पड़ता है कि जो सोसाइटी के अंदर जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शन है, अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस का मतलब क्या है, जिनके पास विशेष अधिकार नहीं होता, प्रिविलेज मतलब विशेष होता है, प्रिविलेज राइट का मतलब विशेष अधिकार, मतलब जिन्हें जन्म से ही अधिकार मिल जाता है, स्पेशल राइट्स अधिकार मिलता है, उसी को हम कहते हैं। तो जो अंडर अनप्रिविलेज्ड जो पीपल्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, सेक्शंस होते हैं, जैसे हमारे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया या अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गया, तो इन सब के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि किसी भी स्कीम और जो प्रोग्राम होता है या रिजर्वेशन होता है इसका ये प्रॉपरली बेनिफिट नहीं उठा पाते। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे अगर आप लोकसभा के अंदर बात करोगे या आप लोकल लेवल पे अगर आप बात करोगे, तो सरकार ने क्या किया है, वोमेन के लिए रिजर्वेशंस प्रोवाइड करा रखी है 33% का। तो क्या जो वोमेन है वो पूरा 33% की रिजर्वेशंस को यूज कर पाती है? नहीं। आज भी आप देख लो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें जो वोमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा आपको कम नजर आएगी। इसका रीजन ही यही है कि बहुत से महिलाओं को इस बारे में पता ही नहीं है, वो पता ही नहीं है कि सरकार उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस में भी रिजर्वेशंस प्रोवाइड करा के रखी है। या आप अगर रूरल एरिया में अगर आपने देखा होगा, तो रूरल एरिया में क्या होता है कि टिकट लोकल लेवल पे कि टिकट तो ले लिया जाता है वोमेन के नाम पे, और वोमेन उस पंचायत लोकल लेवल में, यानी कि जो पंचायत होता है, सरपंच है, उसमें वोमेन की ना काम करके क्या करते हैं, उनके हस्बैंड काम करते हैं, हस्बैंड काम करते हुए नजर आते हैं। उनसे बस क्या किया जाता है, साइन करवा लिया जाता है डॉक्यूमेंटेशन पे, और बाकी जो भी काम होता है वो कौन करते हैं, वोमेन के बदले उनका हस्बैंड करते हैं। बहुत सी जगह पे तो सीट ही फुलफिल नहीं हो पाती है। या अगर आप एजुकेशन सेक्टर में देख लो, तो जो रिजर्वेशंस प्रोवाइड कराई जाती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के स्टूडेंट्स के लिए, उनकी सीट जो रिजर्व होती है वो फुलफिल ही नहीं हो पाती हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वही प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। ये सब क्या दर्शाता है, एक तरीके से यही चीजें दर्शाती है कि सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई गई है, जो भी स्कीम्स बनाई गई है, जो भी रिजर्वेशंस प्रोवाइड कराई गई है, वो उसका जो प्रॉफिट है सोसाइटी के अंदर में, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो प्रॉपरली बेनिफिट ही नहीं उठा पाता है। फिर जैसे देखिए एक अगला रीजन था ब्यूरोक्रेटिक डिलाइज मतलब देरी होना। तो जैसे इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो करता है करप्शन और जो सरकार की जो प्रक्रिया में जो देरी होती है, यानी कि गवर्नमेंट की जो प्रोसेस में जो स्लो डाउन आता है, ये भी क्या करता है, एक इम्पैक्ट डालता है कि सरकार की जो भी पॉलिसी है, जो भी स्कीम है, उसको लॉन्च करने में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर जो बैकवर्ड क्लासेस तक नहीं पहुंच पाता, ये भी एक बेनिफिट मतलब ये भी एक इम्पैक्ट डालता है। करप्शन उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो एक मेन फैक्टर होता है।
तो मतलब जो सरकार की जो भी पॉलिसीज होती हैं या जो भी स्कीम्स होते हैं उसका जो बेनिफिट है फिर वो कौन उठा लेता है, जिसके पास इन सब की नॉलेज होती है। और जिनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो वो स्कीम से क्या रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं। तो ये देखिए कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आज भी आपको क्या है रूरल एरियाज में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो मतलब कि भेदभाव है, जाति के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है वो भी आज के टाइम पे सोसाइटी में क्या किया जाता है, हमें एग्जिस्ट देखने को मिलता है, मतलब देखने को मिलता है आज भी। तो जो कि क्या करता है, मेकिंग एट जो डिफरेंट पीपल फॉर जो अलग अलग कास्ट जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड कैटेगरीज में आते हैं, तो इसका एडवांटेज जो भी उनके रिगार्डिंग में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसका वो एडवांटेज ही नहीं उठा पाते हैं। यानी कि समाज में कई हिस्से में अभी भी आपको क्या है जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिल जाएगा, जिससे जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी वर्ग के लोगों को अवसरों का पूरा लाभ ही नहीं मिल पाता है। फिर देखिए इकोनॉमिक बैरियर्स की बात करते हैं। बैरियर्स का मतलब होता है एक तरीके का बाधा। तो जो सोसाइटी के अंदर में अंडर प्रिविलेज जो फैमिलीज होती हैं वो कंटिन्यू फेस करती हैं किसको, पॉवर्टी को, गरीबी को। और उनके लिए फिर क्या हो, जैसे कि वो उनके लिए एजुकेशन क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक्सेस ही नहीं हो पाता। जब उनके पास एक्सेस ही नहीं होगा एजुकेशन तो उन्हें जॉब नहीं मिलेगी। तो इस वजह से भी क्या होता है, एक आर्थिक बाधाएं भी होती है, इकोनॉमिक बैरियर्स भी होता है, जिसके वजह से जो सरकार की जो पॉलिसीज है, स्कीम्स है, वो क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तीन चीज, आपने अगर क्लास 9th की इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें जो फूड सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि तीन ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होनी चाहिए हर सोसाइटी के अंदर में, हर एक पर्सन के लिए क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए। और वो तीन चीज में क्या क्या आता है आपका, पहला आता है आपका पास फूड, फूड के बाद आता है आपका हेल्थ, और हेल्थ के बाद आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन, ये तीन चीज ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए क्या होनी चाहिए, एक्सेसिबल, अवेलेबल और अफोर्डेबल होनी चाहिए। अगर सरकार इस पे भी काम करे तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, स्कीम जो लॉन्च की जाती है, प्रोग्राम चलाया, कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा क्या करेगा, हेल्पफुल प्रोवाइड कराएगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने में प्रॉपरली तरीके से। उसके बाद देखिए अगर हम अर्बन रूरल डिवाइड की बात करते हैं तो आज भी क्या है, जो शहरी क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है एक दूसरे में क्या हुआ, बटा हुआ है। तो ज़्यादातर जो सरकार की जो स्कीम्स होती हैं, सरकार की जो पॉलिसी होती है, स्कीम प्रोग्राम जो भी है, तो इसका ज़्यादातर जो प्रॉफिट है वो अर्बन एरिया उठा के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, जबकि रूरल एरिया में लोगों के पास ना प्रॉपर नॉलेज होती है, ना उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाती है। तो जिसके वजह से वो सरकार की बहुत से स्कीम और बहुत से जो प्रोग्राम है, पॉलिसीज हैं, उनका वो प्रॉपरली तरीके से लाभ नहीं उठा पाते। तो उनके लिए क्या है, जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो एक्सेसिंग काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि उनके लिए जो अवसर है वो उनके तक जो अवसर है वो पहुंचने के लिए उन्हें जो अवसर उन तक पहुंचते वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, कठिन हो जाता है उन तक पहुंचने के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स पॉइंट्स हैं। फिर देखिए पॉलिसी गैप की बात करते हैं, यानी कि जो नीतियां होती हैं उसमें भी कुछ खामियां होती हैं। जैसे अगर हम करंट अफर्मेटिव एक्शंस की बात करते हैं तो उसको हम मेजर करते हैं, फेल ऑफ एड्रेस जो भी स्पेसिफिक नीड्स ज़रूरत होती है डिफरेंट ग्रुप या लिविंग मैनी बिहाइंड्स, मतलब कि वर्तमान समय में जो भी सकारात्मक कार्रवाई है, उपाय कभी कभी विभिन्न समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती है, एक ये भी रीज़न होता है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसका आगे की राह क्या हो सकती है। यहाँ पे मैंने कुछ अलग सजेशंस लिखे हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन में तो वैसे ही नहीं पूछा है, लेकिन आपको फिर भी वे ऑफ फॉरवर्ड बताना होगा, क्योंकि जब आप एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब एक सीनियर ऑफिसर्स के तरीके से, ब्यूरोक्रेट्स की तरह काम करेंगे, आपको भी यही काम करना होता है कि जो स्कीम है, पॉलिसी है, लॉ एंड ऑर्डर है, मेंटेन करके रखना। तो आपके पास पता होना चाहिए कि जहाँ पे जो चैलेंजेस है आप उस चैलेंजेस को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो जो प्रॉब्लम्स आ रही है सोसाइटी में। तो देखिए इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं कि जो लोगों की जो अवेयरनेस है लोगों के बीच में, हम वो बढ़ा सकते हैं।
जो भी पॉलिसी है, स्कीम है, प्रोग्राम है, जो इम्प्लीमेंटेशंस करना, उसको हम अच्छी तरीके से, मजबूती तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर देखिए जो ब्यूरोक्रेटिक जो डिलेज होता है, यानी कि जो देरी होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। भेदभाव को खत्म करके, यानी कि जो कॉम्बैक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस करा था कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये भी एक मेजर फैक्टर है किसी भी प्रोग्राम और जो स्कीम है उसको प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंट होने के लिए, यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट प्रॉपरली तरीके से लाभ नहीं ले पाते हैं। फिर इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर फोकस होना चाहिए रूरल एरिया पे। और जैसे फिर हम बात करते हैं जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो क्या है, टाइम यानी कि जो जैसी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए। और एजुकेशंस में इम्प्रूव करके हम क्या कर सकते हैं कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज अवेयरनेस। जैसे गवर्नमेंट और एनजीओ मिलकर के काम कर सकते हैं कि किसी भी जो जागरूकता फैलाने के लिए, कि जो अवेयरनेस है, कैंपेन चला के लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके कि आप स्कीम से कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हो। खास करके जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, ही लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि अगर आप रूरल एरिया में देख लो, अगर आप रूरल एरिया में जा कर के आप ऐसे लैंग्वेज को यूज़ करोगे जहाँ पे वो लैंग्वेज वो समझ ही नहीं पाते, तो उस जगह पे आपका क्या हो जाएगा, सारा स्कीम फेल हो जाएगा। तो आपको जो जानकारी प्रोवाइड करानी है, जो भी अवेयरनेस फैलानी है लोकल एरिया में, तो लोकल लैंग्वेज का यूज़ करके आपको क्या करना होगा, फैलाना होगा। अब यहाँ से एक एग्जांपल देख सकते हैं, जो हमारा 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो क्यों फेल हो गया था, इसी वजह से हो गया था। वहाँ पे एक ऐसी लैंग्वेज की कमी थी जहाँ जो अधिक से ज़्यादा लोगों तक वो अपनी बात नहीं पहुँचा पाए थे। अगर आप इसको यहाँ से एग्जाम्पल निकालना चाहो तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। तो लोकल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों के बीच में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए। उसमें हम यूज़ कर सकते हैं मीडिया का, यानी कि मीडिया भी क्या होना चाहिए, एक एक्सेसिबल होना चाहिए रूरल एरिया में, ताकि जो भी जानकारी है स्कीम को लेकर के, प्रोग्राम को लेकर के, तो गांव के, ग्रामीण क्षेत्र के हर एक इंसान तक पहुंच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज भी रूरल एरिया में आपको जो गांव में जो लोग मिलेंगे उनकी जो एजुकेशन लेवल होती है वो बहुत कम होती है। जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई हो जाती है वो मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया के साइड में। फिर देखिए स्ट्रेंथ जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी कि जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है उसको मॉनिटरेट करना और इवोल्वेट रेगुलरली करना, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो प्रोग्राम है, स्कीम है, वो प्रॉपरली तरीके से क्या है, इम्प्लीमेंट हर एक लेवल पे हुआ है या नहीं। और साथ साथ में वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी होना काफ़ी ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि जब तक किसी भी स्कीम या जब हम इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं किसी भी स्कीम को, पॉलिसी को, और उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा तो प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी होना काफ़ी ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तो हमें जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं, स्कीम बना करके जब लॉन्च कर रहे हैं, मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो भी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो टाइम ज़्यादा लग रहा है इम्प्लीमेंटेशन होने में किसी भी प्रोग्राम और किसी भी स्कीम को लेकर के, तो उसको क्या करना होगा, उसको ज़्यादा जल्दी से जल्दी उसको क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, यानी कि टाइम पर ही उसको इम्प्लीमेंट करना हो। तब जा कर के हम क्या कर सकते हैं, जो हम स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, वो प्रॉपरली तरीके से क्या हो जाएगा, उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। इसमें एक चीज और होगा कि जो करप्शन होगा हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रैकिंग करके मिनिमाइज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कम टाइम लगेगा उतनी जल्दी ये क्या होगा, इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। फिर देखिए भेदभाव, अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो जो रूरल एरिया पे जो आपको कास्ट लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग्स में भी क्या है, एक स्ट्रिक्ट लॉ होनी चाहिए और पेनल्टीज होनी चाहिए जो कास्ट बेस पे क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो जिससे कि क्या होगा, हम क्रिएट सोशल सोसाइटी के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, हार्मोनी और एजुकेशन के थ्रू या अवेयरनेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रिएट
कर सकते हैं। यानी कि जो जाति आधारित जो भेदभाव होते हैं उसके खिलाफ में एक सख्त कानून और दंड होने चाहिए, और जो सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए हमें निरंतर मतलब कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो खास करके जैसे अगर हम एजुकेशन और अवेयरनेस के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम इकोनॉमिक सपोर्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एजुकेशन, हेल्थ और फूड ये क्या होने चाहिए, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल होने चाहिए। उसी तरीके से जैसे अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन, इकोनॉमिक असिस्टेंस जैसे कि हमारा स्कॉलरशिप हो गया, या हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार के टाइम पे, आज के टाइम पे बहुत इस लॉन्च का मतलब इम्प्लीमेंट करके रखे, जिसमें हम अलग अलग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। फिर देखिए एक्सेस टू लोन्स, यानी कि छोटे छोटे लोन्स हर एक वीकर सेक्शंस के लिए क्या होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए। क्योंकि देखिए रूरल एरिया में एक प्रॉब्लम ये भी निकल कर के आती है कि वहाँ पे जो छोटे सोसाइटी के मतलब जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए लोन क्या होता है, एक्सेस ही नहीं होता है बैंक में। तो वो लास्ट में जाकर के क्या करते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं या जो मनी लैंडर होते हैं उनसे वो हाई इंटरेस्ट पे जाकर के क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो जिसकी वजह से उन पे जो कर्ज होता है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है वीकर सेक्शंस पे। तो जो बैंक से लोन जो उन्हें प्रोवाइड कराया जाए वो काफ़ी ज़्यादा क्या होनी चाहिए, इजी और एक्सेसिबल होनी चाहिए, और बहुत ही कम इंटरेस्ट पे होनी चाहिए। फोकस होना चाहिए मेनली किस पे, रूरल एरियाज पे, क्योंकि ज़्यादातर आपको अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेटेड, हेल्थ इशू, आपको अनडेवलपमेंट रूरल एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, रूरल एरिया पर होना चाहिए, जहाँ पे किसके रिगार्डिंग में, एजुकेशन, जॉब, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, लिमिटेड मात्रा में होती हैं। फिर देखिए बात करते हैं कि जो भी पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं वो किसके, तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जहाँ पे जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो जो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज है वो ज़्यादा क्या होने की ज़रूरत है उसमें, कि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो और जिसको जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से होनी चाहिए, स्पेसिफिक नीड्स के बेसिस पे होनी चाहिए। तब जाकर के हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हाँ जो भी हमने पॉलिसी बनाई है, जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है वो सोसाइटी में जो अदर बैकवर्ड पिछड़े वर्ग है, वीकर सेक्शन है, वो इसका प्रॉपर तरीके से क्या हो पाएंगे, बेनिफिट ले पाएंगे। फिर आता है एजुकेशन, इम्प्रूव एजुकेशन। तो रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे ज़रूरत है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, किसके लिए, वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो अंडर प्रिविलेज जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के अंदर में जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं रूरल एरिया होता है, वहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज जो पीपल्स होते हैं वहाँ तक हम किसी भी प्रोग्राम, स्कीम को हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली तरीके से इम्प्लीमेंट करके उन तक पहुँचा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे नौकरी के बजाय वो क्या है, समान बाजार में समान रूप से क्या होगा, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि इसके रिगार्डिंग में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर पॉइंट्स रहे कि नहीं ये भी हो सकते हैं, मैं उन पॉइंट्स को क्या कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी और भी पॉइंट्स के बारे में क्या होगा, नॉलेज होती रहेगी। इस तरीके से हम डेली एक एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे। और अगर आप डेली एक एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक साल में 365 मीन्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप प्रिपरेशन करें बहुत अच्छी से प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।